अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीत की सोच में हूं हसन लियाकत। आज मुकाबला था लाहौर और कराची का। लाहौर और कराची के दरमियान जब भी मुकाबले होते हैं सनसनीखेज होते हैं। दो रवायती हरीफों के दरमियान मुकाबला था जो कि बिलाखिर कराची ने अपने नाम किया। कराची को जो है जीत दिलाई। हसन अली ने भी कुछ शॉट्स खेले लेकिन इरफान नियाजी के जो शॉट थे और आखिर में मीर हमजा का एज था, उसकी वजह से कराची ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुआ। अदरवाइज लग ये रहा था कि लाहौर कहीं ना कहीं मैच में अपर एंड पे आ चुका था। आखिरी 2 से 3 ओवर्स में शाबाश देनी होगी, दाद देनी होगी कैरन पोलार्ड को, जो कि बिल्कुल अपनी जो फॉर्म है उसके पीक पे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एज पे है उनका कैरियर, लेकिन अपनी फॉर्म जो है उनकी बरकरार है। अभी हाल ही में अबू धाबी में भी वो अच्छा खेल के आए और अब पाकिस्तान सुपर लीग में भी अच्छा खेल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि इस मैच के ऊपर करनी है, क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा था कराची और लाहौर के माबेन। और कराची और होता है तो उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान उस मैच को भी देखता है। और जो इंटेंसिटी आज हमें लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में नज़र आ रही थी, इस तरह लग रहा था जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है। हर एक रन पे, हर छक्के पे, हर चौके पे एक वेव नज़र आती थी क्राउड की। और आज ऑलमोस्ट लाहौर में हमें क्राउड फुल नज़र आया है और हाउसफुल नज़र आया है। आज के इस मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन रज़ा साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हफीज़ अवान साहब। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हसन भाई स्टार्ट करते हैं। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि कराची से आपका ताल्लुक है और कराची वाले तो खुश हुए आज। कल मैंने जब मैच हो रहा था, हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने क्या कहा था आपको, कराची जीतेगा। खैर वो लाहौर को जीतना चाहिए था क्योंकि बैक टू बैक चैंपियन टीम रह चुकी है लाहौर की। अगेन मगर कराची के साथ भी वही सलूक हुआ है जो लाहौर के साथ अभी हो रहा है। 4th मैच जो वो हारे हैं। कराची 8 मैचेस हारी थी, तो उनका पेशेंट सब्र देखें किस तरह का था। मगर आज नज़र आया कि उन्होंने के सब्र के पैमाने ख़त्म हो गए। और वो कहते हैं ना, कब तक खुल के खेलेगा प्यारे। तो खुल के खेलने का मतलब था कि आज वो खुल के इनिंग्स का जो आगाज़ किया, कैरन पोलार्ड ने आउटस्टैंडिंग किया। कराची की फ्रेंचाइज, कराची के लोगों को ज़रूरत थी कि ऐसा प्लेयर कोई जो है फ्रेंचाइज में आए और वन साइड मैच जिताए। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा क्लास का रहा। और 120 बॉलों पे यही थ्रिल होता है T20 फॉर्मेट में कि आप किस तरह से इनिंग को लेके चलते हैं। शुएब मलिक और जब कैरन पोलार्ड खेल रहे थे क्रीज पे, तो वहाँ से लग रहा था कि मैच 1-2 को पहले और ख़त्म हो जाएगा। मगर जैसी बैक टू बैक की विकेट्स गिरी और वहाँ से मैच जो है वो लाहौर के अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आया। मगर अगेन शारजा की याद ताज़ा कर दी इस मैच ने। एक बॉल पे जो है वो 6 रन चाहिए थे और तौसीफ भाई ने इससे पहले 2 बॉल पे सिंगल करके दिया जावेद भाई को। जावेद भाई ने छक्का लगाया शारजा में। तो आज यही था कि एक बॉल पे जो है जब रन चाहिए थे तो मीर हमजा ने बाउंड्री लगाई और कराची इस तरह से मैच जीता ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। वैसे देखने में लाहौर की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, लेकिन अगर कराची की बात की जाए तो कराची में कुछ ओल्ड गन ज़्यादा हैं। अगर आप शुएब मलिक को देखें तो वो भी 41-42 साल के हैं। कैरन पोलार्ड डिफरेंट लीग्स में अब कोचिंग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे शुएब मलिक की और कैरन पोलार्ड की पार्टनरशिप यकीनी तौर पर कराची के लिए बहुत ही ज़्यादा सूद बन रही। जी, कराची के साथ यही प्रॉब्लम आ रहा है कि एक तरफ तो हम खैर कह रहे थे कि ओवर एज प्लेयर भी हैं, लेकिन साथ साथ एक्सपीरियंस कह ले तो सेम उन्हीं पर यही बात मुंतबिक होती है, नो डाउट के। लेकिन दोनों परफॉर्म कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में एज तो उनकी T20 से अबाउट तजावज़ कर चुकी है, लेकिन फिर भी दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। खासतौर पर कैरन पोलार्ड ने, शुएब मलिक अच्छा साथ दे रहे हैं। मतलब एक साइड अगर एंकर करते हैं तो कैरन पोलार्ड ये सलाहियत रखते हैं कि वो तेज खेल सकते हैं, किसी भी मैच का पांसा पलट सकते हैं। और टुडे उनकी इनिंग ही बहुत बड़ा बड़ा फर्क है जो दोनों टीमों के दरमियान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है हमें। अच्छा हसन भाई, कल भी हमने बात की थी और आज भी बात करते हैं कि राशिद खान की कमी लिंडे पूरी नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजह है? लिंडे बिल्कुल ये बड़ा डिफरेंट है। लिंडे और लिंडा किस तरह से बताऊं कि लिंडा वो कमी पूरी नहीं कर सकते जिस तरह से आप उनको लंडा ही कह रहे हैं अब। जिस तरह से मैच वो खेले उन्होंने मिसफील्डिंग भी करी। जब कैरन पोलार्ड ने उन पर अटैक किया तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया। और हमेशा जो फ्लाइट बॉलिंग होगी उस पर कैरन पोलार्ड जैसे प्लेयर्स खेलेंगे तो फिर वो लिंडे ही कहलाएंगे ऐसे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना कैरन पोलार्ड का है। अदरवाइज देखें तो आप बड़ा ट्विस्ट आया मैच में। नो डाउट कराची अगेंस्ट जो है उनका टीम का कॉम्बिनेशन जो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। शान मसूद ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला ये किया, इसलिए किया मेरे ख्याल में कैरन पोलार्ड और शुएब मलिक की जो पार्टनरशिप है उसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया, बड़ा दुरुस्त किया। क्योंकि बैटिंग पैराडाइज पिच थी, 176 रन बने। और हमेशा 120 बॉलों पर ये होता है कि आपके पास बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी हो और कैरन पोलार्ड जैसे बैटर्स हो तो आप मैच को लेके जा सकते हैं क्लोज। अब यही हुआ कि एंड पे जो है दोनों की पार्टनरशिप लगी। 39 रन की जो इनिंग्स शुएब मलिक ने खेली, 58 रन की
इनिंग्स कैरन पोलार्ड ने खेली, तो ये अच्छा, आप आउटस्टैंडिंग ये मैच समझते था। नहीं असल में कि ओवर हाइप भी कर देती है लाहौर चीज़ों को, जिस तरह जॉर्ज लिंडे को लाया गया, जिनको आपने लंडाई कह दिया उनको इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा था कि ये राशिद खान की एकदम से रिप्लेसमेंट है, लेकिन उनमें तो कोई अभी तक दमखम नजर नहीं आ इट्स रहा। वेरी फार डिफरेंट बिटवीन हीज परफॉर्मेंसेज एंड लिंडर परफॉर्मेंसेज, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कैरलबर बॉलर है, अफगानिस्तान से ताल्लुक उनका, उनकी बॉलिंग इकोनॉमी अगर देखें राशिद खान का, दुनिया की फ्रेंचाइज में सबसे बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी इनका है। मेरे ख्याल में 16-17 रन मिनिमम मैक्सिमम देते हैं वो 4 ओवर्स में। तो लिंडे ने जो है बॉलिंग शुरू में तो की, ग्रिप हो रहा था बॉल उनका, मगर उसके बाद जब अटैक किया कैरन पोलार्ड ने और मलिक जो है प्लेसमेंट करते गए, तो यहाँ पर एक 4 विकेट जब गिर गई थी, तो वहाँ पार्टनरशिप जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसका रोल दोनों बैटर्स ने अदा किया। और अगेन के होम क्राउड, होम कंडीशंस, हर टीम जब फाइनलाइज होती है टीम, तो हर टीम जो है वो ऐसे नहीं खेलती फाइनलाइज टीम की तरह जैसे लाहौर के अंदर खेल रही थी। खुल के खेलने का मकसद ये है कि होम क्राउड का एडवांटेज भी रहा, मगर उसका जो है प्रेशर भी नहीं हो रहा। कज़ाफी में मैचेस हुआ क्योंकि क्राउड जो था एक तरफ कराची के नारे लगा रहा था, दूसरी तरफ लाहौर के नारे लगा रहा था, और प्रेशर जो है वो सारा लाहौर पे वैसे गया। कराची के नारे तो मेरे साथ बैठ के आप ही लगा रहे थे, बाकी तो वहाँ पर क्राउड था बहुत सारा। आपने अच्छा, इससे देखा पहले वो कि डॉक्टर साहब की तरफ कज़ाफी चलें, में जरा लगा आप थोड़ा सा मैच के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। जरा लाहौर कलंदर की बैटिंग को डिस्कस करना चाहूंगा मैं, जहां पर फ़खर जमान आज चौथा मैच है, उस तरह की इंपैक्टफुल इनिंग्स उनकी जानिब से देखने को नहीं मिल रही। साहिबजादा फरहान की अगर बात की जाए तो वो रन्स बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लाहौर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है बैटिंग में भी। और पहले ये होता था कि बैटिंग में रन्स भी बनाते थे, फिर राशिद खान आके मिडिल ओवर्स में उनको विकेट्स भी दिलवाते थे, तो जिसकी वजह से हारिस रऊफ को और जमान खान को, शाहीन शाह अफरीदी को विकेट्स लेने में आसानी होती थी। ज़रा लाहौर के बैटिंग कार्ड के ऊपर नज़र डालते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे लाहौर की जो कमी कोताही है ये आगे जाके, अगर क्योंकि अब उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, अब वो अगर गलती करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो उस तरह से कम बैक नहीं कर सकते। ज़रा कार्ड दिखा दें ज़रा शफकत साहब, तो उसके बाद फिर ये जी लाहौर का कार्ड इस वक्त हमारे सामने आएगा। लाहौर कलंदर्स जी HBL PSL 9 में मैच नंबर 10, अगर इनकी बैटिंग की बात की जाए तो फरहान नॉट आउट रहे, 72 इन 45 डिलीवरीज, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। फ़खर जमान 6 रन बना सके, वेड डूसन 26 रन बना सके, एहसन भट्टी जिनको आज खिलाया गया था अब्दुल्ला शफीक की जगह 8 गेंदों पर 8 रन बनाए, जांदाद ने 12 रन बनाए 9 गेंदों पर, शाही होप ने 21 रन बनाए 13 गेंदों पर, सिकंदर रजा कोई रन ना बना सके, और लिंडे वो 26 रन बना गए 13 गेंदों पे। सो 3-4 अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन डॉक्टर साहब क्या आप समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करके एहसन भट्टी को खिलाना ये एक वाइज मूव है लाहौर कलंदर की जानिब से? हसन भाई, जब टीम हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती है, मेरे ख्याल में जब जहाँ जहाँ जो लाहौर को सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ करता था वो टिम डेविड का भी था हुआ था, और उसके अलावा जो विजे का बहुत बड़ा एडवांटेज था कि नीचे आकर वो स्कोर करते थे। लेकिन अब के मुझे लगता है कि उनका बैटिंग कॉम्बिनेशन खराब है। ओवरऑल टीम के अलावा बैटिंग उनसे उस तरह से हो पा नहीं रही। और फिर सबसे जो उनका बहुत बड़ा जबरदस्त लिंक था वो है सिकंदर रजा, और सिकंदर रजा भी इस दफा बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो दोनों तरफ से कवर करते थे। जहां बॉलिंग की कमी आती थी वो 2 ओवर या 3 ओवर, 7 रन 4 ओवर भी कर जाते थे, वो कमी पूरी करते थे। और साथ साथ बैटिंग में भी वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते थे। इस दफा वो भी फॉर्म में नहीं है, तो वो जो मैंने विजय का कहा उनकी कमी भी लाहौर को बहुत शदीद महसूस हो रही है। और फिर इन दोनों की जो फायदा था, वो तीसरा एडवांटेज बहुत बड़ा जो आपने बात की राशिद खान की, वो इतना बड़ा एडवांटेज था कि ऐसा लगता था कि दूसरी टीम 16 ओवरों का बैटिंग करेगी और ये लोग 20 ओवर की बैटिंग करेंगे। तो राशिद खान की, विजे की और इन तीनों प्लेयर्स की कमी लाहौर को बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। और वो अपना कॉम्बिनेशन ऊपर से लेके नीचे तक कहीं तलाश कर रहे हैं। इवन बॉलिंग में भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी अपनी बैटिंग की बात की, बॉलिंग पे आगे चल के करते हैं कि हारिस रऊफ जो उनके हमारे पाकिस्तान के भी सुपरस्टार हैं, वो लाहौर की तरफ से आकर 6 नंबर पर बॉल कर रहे थे। पता नहीं उनको निगल है, इंजर्ड है या कुछ मसला है, वो क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर मेन स्ट्रीम बॉलर है पाकिस्तान की तरफ से तो वो क्यों 6 नंबर पर बॉल कर रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि सारी हर जगह पर कहीं ना कहीं सुकम हमें नजर आ रहा है। अजय सर, अगर फ़खर जमान की बात की जाए तो फ़खर जमान आपको याद होगा 50 ओवर के वर्ल्ड कप में उस वक्त चले थे जब इफ़ एंड बट्स पे मामला चले गए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो चले थे। खैर वो मैच हमें जितवा दिया, लेकिन फ़खर जमान बहुत देर कर देते आते आते, और 4 मैचेस में फ़खर जमान के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। और फ़खर जमान लाहौर की बैटिंग में आई थिंक ट्रम्प कार्ड इन लाहौर का। देखिए ट्रम्प कार्ड तो है, मगर हम ये बात करते हैं कि खुशदिल, आसिफ अली और ऐसे प्लेयर्स जैसे सैम अयूब, ये प्लेयर्स आए हुए हैं। आप एक ही तरफ एक ही शॉट खेलेंगे तो यहाँ पर स्ट्रगल करेंगे। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। फ़खर जमान चेंज ही नहीं कर रहे हैं, उसी स्लॉट में खेल रहे होते हैं ऑन साइड पे जाके। अननेसरी बहुत ज़बरदस्त कैच लिए शान मसूद ने लॉन्ग ऑन की तरफ, उठता हुआ शॉट था, चेंज ऑफ पेस किया था बॉल को, और कोशिश करते हैं निकल के मारने की शॉट।
आप निकल के सामने भी मार सकते हैं हिट। अगर देखें कैरन पोलार्ड की इनिंग देखें आप, तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलते हैं, जब तक उनकी रेंज में बॉल आता है उसके बाद वो ऑन साइड पे खेलते हैं, अदरवाइज वो लॉन्ग ऑन की तरफ खेल देते हैं सामने लेके। तो आपको फ़खर जमान इतनी क्रिकेट खेले में ऑलमोस्ट PSL में भी मेरे ख्याल में देखें 70 के आपके करीब साथ भी खेलते रहे ना? मेरे साथ भी खेलते रहे, डोमेस्टिक में खेले हैं काफ़ी अर्सा, मगर आपको डे बाय डे इंप्रूव करना है। जब आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एशिया कप खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो आपको शॉर्ट सिलेक्शन आनी चाहिए। और यही चीज़ है कि आप उठा के जब 2 बॉलें रोकते हैं, उसके बाद जब डॉट हो जाती हैं, फिर अगली बॉल पर लगता है कि आपने शॉर्ट खेलना है, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है ये। आपको इनिंग डेवलप करनी है। अभी रैली रोसो का अगर आप मैं जिक्र करूँ तो लास्ट मैच में आप देखें 139 रन थे कोयटा के, किस तरह से मैच के वो लेके गए और बॉल टू बॉल सिंगल किया, एक हैंड रोक के रखा है, उसके बाद जो टेल आई थी उनको खिलाया साथ में और मैच विनिंग कर लिया। तो आप मैच विनिंग पर क्या है, 70 आपने मैचेस खेले में आप यही है चीज़ के फ़खर जमान को जो है शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी करनी पड़ेगी। मेन कैरेक्टर है वो, लाहौर कलिंदर की डेवलपमेंट प्रोग्राम में से आए और परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इनको लंबी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर फ़खर की बात तो हमने कर ली, फ़खर को आप थोड़ा सा साइड पे कर लें, फरहान को साइड पे कर लें या वेंडी डोसन को साइड पे कर लें, तो लाहौर की जो बैटिंग है उसमें भी इतनी डेप्थ नज़र नहीं आती। वो उसी तरह के बल्लेबाज नज़र आते हैं जिस तरह आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है, जब चलेंगे तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे। सर मैं तो ससरान भाई फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल कायल हूँ स्पेशलिस्ट का। बेशक T20 ने आकर ये चेंज कर दिया कि ऑलराउंडर एक होता है, मैक्सिमम 2 डेढ़ हो सकता है, 1.5 से ज्यादा ऑलराउंडर नहीं चलता। ये जो 3-3 4-4 5-5 ऑलराउंडर, और वो भी इस तरह के इनका ये कंफर्म नहीं होता कि ये बैट्समैन है या बॉलर है या दोनों नहीं है या दोनों है, इसके दरमियान में टीम खुद लटकी रहती है। ये थोड़ा सख्त लफ्ज हो जाएगा। बहरहाल ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर खेल रहे हैं तो वो प्लेयर तो कैलिबर के होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट और उसके अलावा जो कैप्टन उनको इस्तेमाल कैसे करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लग रहा है कि शाहीन अफरीदी पर भी ये प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है, क्योंकि इससे पहले जब वो सिर्फ फ्रेंचाइज की यानी कि PSL की कर रहे थे कप्तानी, तो उन पर प्रेशर नहीं था। अब उनको हर गुजरते मैच के साथ ये यानी कि उन पर एक खौफ तारी होना शुरू हो गया कि मैं पाकिस्तान का कप्तान भी हूँ, और इसी फ्रेंचाइज के 2 टाइटल जितवाने की वजह से मैं पाकिस्तान का कप्तान बना हूँ, और अगर यहाँ परफॉर्म नहीं होगा तो फिर उसी बेस पे मुझको उतारा भी जा सकता है या मुझ पर एडिड प्रेशर आ जाएगा और आगे वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है। तो इस सिचुएशन में उनको मुझे लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग में मुश्किल पेश आ रही है कि कॉम्बिनेशन कौन सा मैं तलाश करूं, कौन सा खिलाऊं और किसको बाहर बिठाऊं, और कौन सा प्लेयर मेरा किस कैलिबर का है। और बल्कि एक और बात भी मैं करना बहुत जरूरी समझता हूँ मुझे, कि जब कैप्टन के पास, क्योंकि अब क्रिकेट इतनी फास्ट पेस हो गई है कि मुझे लगता है कि जब टीम बन के सामने आती है तो उनमें से जो नए प्लेयरों की इंजेक्शन होती है उसमें कैप्टन को या मैनेजमेंट को बहुत सारे प्लेयरों के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि ये करता क्या है, सिवाय इसके कि उनके पास जो स्टेटिस्टिशियन होंगे वो कुछ लाकर दिखा देगा कि हाँ यार इस तरह से है। लेकिन कैप्टन को उनको ग्राउंड में इस्तेमाल करना तभी आएगा जब उसके साथ 2 4 5 6 10 मैच खेल चुकेगा, फिर उसको समझ आएगा कि हाँ इसको मैंने बॉलिंग में कहाँ एडजस्ट करना है, बैटिंग में कहाँ एडजस्ट करना है। और अनफॉर्चुनेटली इतना ही टूर्नामेंट का फॉर्मेट होता है कि वो 5-7 मैचों के बाद निकल जाती है पोजीशन, और वो देखते रह जाते हैं कि ये फिट था नहीं था, खिलाना चाहिए था नहीं खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाना चाहिए था, या कौन सी जगह पर इसकी बेस्ट जगह। अच्छा डॉक्टर साहब ने सर कप्तानी की बात की कि इसी बेस पे उनको पाकिस्तान की कैप्टनसी मिली। अगर इसी बेस पे पाकिस्तान की कैप्टनसी मिली है तो वो जो टीम उनके पास थी वो अगर बाबर आजम के पास भी होती ना तो बाबर आजम 2 टाइटल जीत जाते। असल में तो उनका इम्तिहान अभी है कि उनका एक बॉलर मिसिंग है और वो कैसी कप्तानी कर रहे हैं। अभी तो वो उस तरह की कप्तानी नहीं कर रहे। बिल्कुल कप्तानी तो नहीं कर रहे, मगर देखिए ना आप, अब शाहीन जो है उनका अपना रिहैब से भी वापस आए थे, वो प्रेशर भी उन पर रहा है, और कप्तानी तो बाबर आजम आपको पता किस तरह से कर रहे थे। वो टीम को लीड भी कर रहे थे काफ़ी अर्से से, 3-4 साल से मुसलसल खुद भी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। तो चेयरमैन आपके चेंज हुए, आपकी सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, तो फिर कप्तान भी चेंज हो गए। फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जो प्लेयर्स बन रहे होते हैं या खिला रहे होते हैं वो पूरी पाकिस्तान को पता होता है, और शाहीन के पीछे किसका हाथ है ये भी सबको पता होता है। मतलब शाहीन उस हाथ की वजह से कप्तान बने। बिल्कुल ठीक हो गया जी, खवातीन हज़रात यहाँ पर है। शाहीन के पीछे एक हाथ था, उसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के कप्तान बने। एक बड़ी स्टेटमेंट हसन रजा की जानिब से आ चुकी है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे कराची किंग्स की बॉलिंग के हवाले से, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार बॉलिंग आ रही है कराची किंग्स की। और अगर हम उनका बॉलिंग कार्ड देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मीर हमज़ा उनको लीड कर रहे हैं। फिर ऊपर से जब एक आध ओवर हमें शोएब मलिक की जानिब से देखने को मिलता है तो मलिक भी वहाँ पे विकेट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक दो कंसर्न ज़रूर हैं कराची किंग्स के हवाले से, जो कि मैं डिस्कस करूँगा। बॉलिंग कार्ड ज़रा देख के उसके बाद आपको बताएंगे कराची किंग्स की क्या कुछ परफॉर्मेंसेज रही। प्रोड्यूसर साहब ज़रा बॉलिंग कार्ड चलाइएगा कराची किंग्स का और देखते हैं कि कराची किंग्स ने क्या कुछ किया। मीर हमज़ा बड़े स्पेशल हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और अगर देखा जाए जी, हमज़ा ने 4 ओवर्स में 31 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए, 7.75 का इकॉनमी रेट रहा इनका। मलिक से एक ही ओवर करवाया जाता है जिसमें उन्होंने 4 रन दिए, 4 का इकॉनमी है। नवाज़ 3 ओवर्स में 16 रन दिया। आज नवाज़ ने बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की। हसन अली 4 ओवर्स में 29 फॉर 2 इन 7.25। हसन बड़े स्पेशल रहे। सेम 4 ओवर्स 52 रन्स। और शमसी 4 ओवर्स में 42 रन। सर जी, ये जो बॉलिंग है इसमें ज़्यादातर स्पिनर्स पे रिलाई कर रही है कराची किंग्स। और अभी आपने देखा कि शमसी भी, और अगर डेनियल सैम की भी बात की जाए तो वो कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं है। उन्होंने मिलजुला के 8 ओवर्स में कुछ 100 रन दे दिए या 90 रन दे दिए। हाँ बिल्कुल, पिच थोड़ा सा लग रहा था बैटिंग पर टेस्ट पिच नजर आएगा आज। जिस तरह से हमने 140 की बात की, रन्स किए हैं, मगर यहाँ पिच पे इवन बॉल आ रहा था, उसके बाद ब्रेक भी हो रहा था थोड़ा सा। अगर लाइन पे बॉल करें तो लिंडे की 1-2 बॉलें ब्रेक हुई, टर्न भी हो रहा था। जब तक प्लेयर्स फुटवर्क इस्तेमाल ना करे तो बॉल रीड में नहीं आता था। तो इसी वजह से जो है शान मसूद ने कैप्टनसी बड़ी अच्छी की है। मीर हमज़ा से ओवर करवाया, बैक टू बैक 2 ओवर्स करवाया, फिर रोक लिया उनको। फिर शोएब मलिक को लेके आया, अच्छा ओवर उन्होंने किया था पहला ओवर शुरू में, ऑफ स्पिन में बीच में स्लो वन कर रहे थे पेस में। फिर शमसी जो आए वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने करी, वहाँ से गेम का टर्नओवर हुआ। जब बैक टू बैक उन्होंने विकेट ली, इखलाक से एक स्टंप भी छूटा था, मगर उसके बाद जो है वो कंसिस्टेंट बॉल उन्होंने विकेट टू विकेट करी। तो ऐसी पिचेस पे रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रीडिंग जो है वो एज ए कैप्टन शान ने बड़ी अच्छी की हुई थी कि टॉस जीतने का मकसद यही है कि हम रिस्ट्रिक्ट करें कम से कम रनों पे, और फिर बैटर जिसके पास ऐसे अच्छे हों, कैरन पॉलर्ड जैसे बैटर्स हों, शोएब मलिक हों, और जिस तरह से विंस जैसे प्लेयर्स हैं ये हों, तो मैच को क्लोज लेके जा सकते हैं आप। नियाजी को अगर आप देखें तो उन्होंने भी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। बैक टू बैक कराची जो है गेम में इन था वो। तो यही वजह है कि स्पिनर्स थे उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। और पेस ऑफ बहुत ज़्यादा नजर आया आज के मैच में। जितने भी आउट हुए, कैरन पॉलर्ड भी जब खेलने के लिए गया एक्स्ट्रा कवर पे तो पेस ऑफ किया होता, क्योंकि तेज़ बॉलें जितनी भी आप करेंगे कैरेबियन प्लेयर्स को तो वो कट और पुल और लॉन्ग ऑन पे बड़ा अच्छा शॉट खेलते हैं। तो यही कैप्टनसी की जो एक मतलब अमली थी शान मसूद की, कि कोशिश करेंगे हम कि चेंज करते रहें और 2-2 ओवर 3-3 स्पेल का करवाते रहे, और जहाँ पर ये रिस्ट्रिक्ट किया लाहौर के अंदर के बैटर्स को। अच्छा, हफीज़ साहब आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं कराची किंग्स की, इनकी अगर बॉलिंग लाइनअप आप देखें तो इतने कुछ सुपरस्टार बॉलर्स आपको नज़र नहीं आते। मीर हमज़ा हैं, ठीक है उनका पेस कम हो गया, लेकिन लाइन लेंथ पे बॉलिंग करवाते हैं। हसन अली भी अब उस पेस से बॉलिंग नहीं करवाते जिस पेस से वो आज से 3 साल पहले करवाते थे। लेकिन क्रेडिट कहीं ना कहीं शान मसूद का भी बनता है और कराची की मैनेजमेंट का बनता है कि जो एक अच्छे प्लान के साथ आते हैं और अपने बॉलर्स को बताते हैं कि आपसे रिक्वायर्ड क्या है, और वहाँ पे उनके बॉलर्स भी एग्जीक्यूट करते हैं और शान मसूद भी उनसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या उनकी वो अग्रेसिव नजर नहीं आते। उन शायद मिजाजन वो हैं ही ऐसे, लेकिन वो बहुत क्लैरिटी के साथ मैदान में उतरते हैं कि मुझे क्या करना है। यहाँ थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा होता शक कि पता नहीं शोएब मलिक को या तो उन्होंने वो इस ड्रावे के लिए रखा हुआ है कि जी मैंने इसके ओवर मेरे पास हैं 3, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा क्योंकि वो एक ओवर करवा के उनको हटा देते हैं। ये शायद कोई नई स्ट्रेटजी हो सकती है उनकी, क्योंकि अदरवाइज अगर वो एक ओवर करे 7 रन दे 5 रन दे और उनको हटा दिया जाए तो समझ तो नहीं आती इस बात की। लेकिन इसके बावजूद उनके माइंड में क्लैरिटी होती है। बेशक हमें नहीं समझ आ रही क्योंकि जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा इशू आता है कि नवाज आप हमारे जो है पाकिस्तान भी खेलते हैं चूंकि, तो उनसे 4 ओवर ना करवाना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जिसको पीछे छुपाया जाता है। हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है या वो उतने कॉन्फिडेंट ना हो, ये तो कैप्टन और बॉलर बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इसमें शान मसूद को क्रेडिट बिल्कुल जाता है कि वो अब उसकी एग्जीक्यूशन जो है बॉलर की, और उससे बड़ी बात है कि वो ऑन पेपर्स एक प्लान लेकर नहीं जाते। जो हमारे बहुत सारे कैप्टन के साथ प्रॉब्लम होता है कि वो ए प्लान लेके जाते हैं, तो जब उनको वो वर्क नहीं करता ग्राउंड में जाकर तो उनके पास बी प्लान नहीं होता, या अगर होता है तो उनका वो इतनी उलझन हो जाती है उनके अपने माइंड के अंदर कि वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जिसके अंदर उनकी अपनी जाती परफॉर्मेंस भी और कैप्टनसी भी सफर करती है। और शान को ऐसा प्रॉब्लम कहीं भी नजर बिल्कुल नहीं आता। और जैसा मैं जरूर बात करना चाहूंगा मीर हमजा पर, जैसे आपने बात की, तो सर मीर हमजा तो सुपरस्टार थे हैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह देखिए कि उनका टाइम हमने खुद जाया किया।
2012 में एक बंदा फर्स्ट क्लास का डेब्यू कर रहा है और 2018 में जाकर वो टेस्ट खेल रहा है, 110 फर्स्ट क्लास के मैच खेल चुका है, 434 विकेटें ले चुका है। और हम अभी भी समझ रहे हैं कि 2024 में असल में खेलें सही करके और 18 में क्या खेले, वो तो बरसात के मौसम में खिला देते हैं। इतना छोटा सा स्पैन और उसमें परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो उसको बाहर करके अब आके पता चला कि मीर हमजा भी हमारे पास बॉलर है। अब आम पब्लिक का प्रॉब्लम ये होता है कि पब्लिक को फैक्ट्स फिगर्स तब देखती है जब वो परफॉर्म करता है, फिर जाके लोग नहीं, ये तो लग उनकी बड़ी अच्छी है डॉक्टर साहब, लग उनकी अच्छी है कि उनको टूर ऑस्ट्रेलिया का मिल गया। अमूमन फास्ट बॉलर को पास में जितने भी डोमेस्टिक में उन्होंने आउट किए हैं, उनको शारजा में डेब्यू कराया, उनको इंडिया में डेब्यू कराया जहाँ पर लो बाउंस पिचेस होती थी फास्ट बॉलर्स को, उनके कैरियर खत्म हो गए। तो ये उनकी लग अच्छी है कि ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने आउट किए बॉलिंग की है वहाँ पर आमिर जमाल जैसे बॉलर लोगों ने, तो ये इंप्रूव करके इसलिए नजरों में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये वही मैं कह रहा हूँ कि 434 विकेटें लेने के बाद भी लोग नहीं जानते उनको, पब्लिक नहीं जानती। लेकिन पब्लिक का जानना ना जानना जरूरी नहीं होता सर पब्लिक कहाँ से जानेगी? आप वर्ल्ड कप के दिनों में अपने फर्स्ट क्लास के मैचेस निपटा देते हैं, आप हर वर्ल्ड कप में पीछे फर्स्ट क्लास करवा रहे होते हैं, कोई ब्रॉडकास्टिंग होती नहीं है, खुद छुपाए होते हैं कि फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस के ऊपर ना आ जाएं, क्योंकि ऊपर जो 12 बंदों का गैंग बना हुआ है उसको खतरा होता है ना सर फिर खिलाफ। और जब ऑस्ट्रेलिया में अगर आप परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर तो आप सुपरस्टार हैं। और उनकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि नए बॉल और पुराने बॉल के साथ यकसा महारत रखते हैं बॉल को अंदर करने की, बाहर करने की। ये अब लोगों ने देख लिया, जब ऑन कैमरा देख लिया तो वो सुपरस्टार हैं और मुसलसल पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं। बल्कि मैं तो इस बात को एंडोर्स करना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए इनको जरूर कंसिडर करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर दी, वर्ल्ड कप अभी आ रहा है जून में, लेकिन मैं बिल्कुल जो है थोड़ा सा अगेंस्ट जाऊंगा इसके। ना ही मीर हमजा को कंसीडर करना चाहिए, ना ही मोहम्मद अली को कंसीडर करना चाहिए, और ना ही ख्वाजा नाफे को करना चाहिए। तो यानी कि हम मेरी बात दोबारा खिला दें हम। मैं ये चाहता हूं कि इनमें जो कुछ कमी कोताहियां रह गई हैं, देखिए ना हर बंदे में होती हैं, साइम जाके एक्सपोज हो गया, हारिस हो गया, स्पेशली अली और हमजा को तो चले आप लेके जा सकते हैं, लेकिन स्पेशली ख्वाजा नाफे की बात कर रहा हूं। इनको पहले एनसीए में भेजा जाए, इनके ऊपर वर्कआउट किया जाए और उसके बाद इनको टीम में भेजा जाए। एनसीए में तो भेजा जाए, ऑलरेडी एनसीए से होके आए हुए हैं, फर्स्ट क्लास खेल के आए हुए हैं, ये बांग्लादेश गए थे लीग खेले, फिर आईएलटी में वहां पर गए हुए थे ये, उसके बाद डोमेस्टिक में इतनी क्रिकेट उन्होंने नाफे वगैरह नहीं खेली। अगर आप हमजा को भी वर्ल्ड कप में भेज देंगे, अली को भी वर्ल्ड कप में भेज देंगे, तो नसीम का क्या करेंगे? उसके बाद शाहीन अफरीदी का क्या करेंगे? सिलेक्शन कमेटी जानती है ना, जब 1 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 महीने बल्कि 4 महीने तो ज्यादा, 1 महीने पहले पता लगेगा कि सिलेक्शन कमेटी कौन सी आएगी और क्या चेंजेस होती हैं, कौन सेलेक्टर तो वही रहेंगे, सिलेक्शन क्या करेंगे, वो स्लॉट क्या बनाएंगे प्लेयर्स की, ये भी डिपेंड करता है। अगेन जो बात कर रहे हैं हम यही कर रहे हैं कि देखिए शॉर्ट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब नाफे जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, वेविन रिचर्ड है, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ सीखना चाहिए ना। अभी जिस तरह से जो प्लेयर इनके साथ बैठा हुआ डगआउट में, इसका मकसद क्या है फ्रेंचाइज में खेलने का क्रिकेट का, कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है आपके साथ, फिल सिमंस अभी कोच लगे हुए हैं, इसके बाद शेन वॉटसन आपके पास कोच हैं, शॉन टैट फास्ट बॉलिंग में कोच लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें इनसे जो प्लेयर्स फ्रेंचाइज के खेल रहे हैं वो कुछ सीखें, और जो वो बताते हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो अपने ग्राउंड में जाके एग्जीक्यूट करना है, ना सिर्फ कि आपने उठा के बॉगी मार देनी है, एक ही शॉट पे खेलते रहना है। जहाँ प्लेयर जितना इंप्रूव करता रहेगा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उतना वो परफॉर्म करता रहेगा, उसका ग्राफ उतना ऊपर जाता रहेगा। सर मुझे ये बताइए कि अभी कराची किंग्स का बैटिंग कार्ड भी हमारे सामने आ जाएगा, वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये क्यों होता है कि हमारे जो कमेंटेटर्स होते हैं ना, वो किसी ना किसी को टारगेट कर लेते हैं। आज मैंने पहली दफ़ा सुना एक साहब कमेंट्री करते हुए, कि पूरे पाकिस्तान को पता है किसने कहा, वो कह रहे हैं कि अखलाक जो है वो पार्ट टाइम विकेट कीपर हैं। फिर वो कहते हैं कि इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ये परफॉर्म कर सकते थे। हालांकि पिछले साल भी वो शाहीन अफरीदी को 4 छक्के लगा चुके हैं, वो 50 भी कर चुके हैं, मैच भी जितवा चुके हैं। डोमेस्टिक में कीपिंग करी एक शख्स को क्यों कभी कभार टारगेट कर दिया जाता है? क्या प्रॉब्लम है अखलाक के साथ या कुछ प्लेयर्स के साथ? ना उन्होंने शान मसूद के फेलियर पे बात की, ना वो जेम्स विंस के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि पिछले साल 8 मैचेस में फेल रहे, इस दफ़ा वो चौथे मैच में भी फेल हो गए, लेकिन अखलाक याद आ जाता है। बिल्कुल अखलाक याद आ गया, उन्होंने स्टंप भी एक मिस किया था बीच में, इसलिए शायद वो नजरों में आ गया। ये पता चला कि वो पार्ट टाइम विकेट कीपर है, हालांकि जितना मुझे नॉलेज है साहबजादा फरहान को फर्स्ट क्लास में विकेट कीपिंग करते ही चले आ रहे हैं, रेगुलर कीपिंग करते हैं। और बस यही है कि कमेंटेटर भी जो बैठे हुए पैनल्स पे, तो ज़ाहिर बात है लाइकिंग डिसलाइकिंग होती होगी, शायद कुछ ज़्यादा लाइकिंग में होंगे, इसलिए जो है वो, या उनकी लाइकिंग में ज़्यादा नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में उनके अगेंस्ट बोल दिया, सलाम नहीं कर रहे होंगे ना, शायद सलाम नहीं करेंगे। ये भी तो नाराज़गी रहती है पाकिस्तान में, मसला भी ये होता है कि अक्सर किसी को सलाम किया, किसी को नहीं भी किया, तो फिर वो जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके अपने सामने आ जाता है फ्रंट पे कि भाई इसने सलाम भी नहीं किया था, चलो इसको ज़रा बाहर कर देते हैं या डिग्रेड करते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगेन वो प्लेयर फ्रेंचाइज से रेगुलर खेल रहा है और एज ए ओपनिंग बैटर खेलने के लिए आया, उसने 50s की हुई हैं पिछले भी मैचेस में, काफ़ी डोमेस्टिक में भी कीपिंग करता रहे, बैटिंग भी करते रहे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें गेम पार्ट ऑफ गेम है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मगर आपको ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। और
जिस तरह से फिर मैं भी बात कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि कैरन पोलार्ड और जितने बड़े प्लेयर्स हैं, ओवरसीज प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, वो किस तरह खेल रहे हैं, वो नज़र आ रहा है आपको कि फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं। कैरन पोलार्ड का इंटरव्यू भी हुआ था, उसमें जब ऑन द फील्ड वो माइक पे इंटरव्यू पे गए तो क्या फीलिंग थी, जिस तरह कैच उन्होंने लिया, बाउंड्री से रोप से बाहर आए और वहाँ से कैच लिया, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है फ्रेंचाइज के लिए खेलने की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक हो गया। पुरोहित साहब, ज़रा मैं सवाल तो थ्रो कर देता हूँ, लेकिन मैच समरी भी रेडी रखिएगा, फिर मैच समरी भी देख लेंगे। डॉक्टर साहब, मैच समरी के ऊपर नज़र डालूंगा, लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह की बॉलिंग करवा रही है लाहौर कलंदर्स, वो रन्स डिफेंड नहीं कर पा रहे, और लाहौर कलंदर की जिस तरह की बॉलिंग है, उनके खिलाफ अब किसी टीम को डर नहीं लग रहा। हर टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना चाहती है और उनके खिलाफ चेस करना चाहती है। तो लाहौर कलंदर को अब क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है। अब अगर एक आध मैच वो और हार जाते हैं तो फिर टाटा इन बाय बाय। जी बिल्कुल हसन भाई, ये सबसे बड़ा इशू ही यही है जो हम कर रहे थे कि ये इनकी बॉलिंग जो है लाहौर कलंदर की, वो अपने ही बोझ के नीचे दब रही है। उनके ऊपर जो परेशानी उनको लाहक है, शाहीन को बॉलर के साथ साथ कैप्टनसी का इस वक्त परेशानी लाहक हो चुकी है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जमान खान को हम फ्रेंचाइज का पूरा खिला रही है, लेकिन वो जो पाकिस्तान इन आउट तो ऐसे विशी वाशी से नजर आते हैं। नो डाउट ही इज परफॉर्मिंग वेल, और लेकिन जो उनका ट्रम्प कार्ड है वो था हारिस रऊफ, जिसको बिग बैश ने सुपरस्टार बनाया, पाकिस्तान ने खिलाया, पाकिस्तान में भी सुपरस्टार बना। लेकिन समहाउ जब से एशिया कप हुआ है, हारिस रऊफ कहीं गुम हो गए हैं बिल्कुल। वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लॉन्च कर चुके हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज वो अपना उनका साथ नहीं देती। बेशक आज परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी बेहतर रही, लेकिन अभी मैंने आपसे सवाल भी किया था, मुझे बताइएगा, आपके पास इन्फो होगी कि वो छठे नंबर पर बॉलिंग करने क्यों है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है सर, छठे नंबर पे हारिस रऊफ बॉलिंग इस वजह से करवाने आए कि हारिस रऊफ 50-60 रन से कम देते ही नहीं है, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा छुपाया जाता है, अच्छे वक्त का इंतजार किया जाता है। दोस्त हैं सर, इतना तो हक है शाहीन शाह अफरीदी को उनको छुपाने का। ओ अच्छा, तो ये मसला था, मुझे बताइए ना कि सर ये क्रिकेट सर देखें, कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच जी। मुझे कैप्टन का काम होता है, कैप्टन का काम होता है ये। वहाँ 20,000 किलोमीटर दूर ये बातें नहीं पता चलती ना हमें। आप जज साहब को मुझे कॉल कर लिया करें, हम सारी आपको अंदर की बातें बताएंगे। देखिए, ज्यादा अगर सेफ करेंगे आप तो बॉलर को आपने सेफ तो किया, मगर एंड पे क्या हुआ कि प्लान बी नजर नहीं आया आप शाहीन शाह का। प्लान बी यही था कि आपने भट्टी से लास्ट ओवर करवाया और मैच फिनिश हो गया, इजीली हिट लग गई। हसन अली ने 6 रन हासिल किए थे। आपको पता है कि हम काफ्तान में मैच ही इसी वजह से हारते रहे कि जहां पे दूसरी टीम थोड़ी सी दबी होती थी तो शादाब खान को ओवर दिया जाता था, और शादाब खान वापस आके रन्स खाते थे, विकेट्स नहीं लेते थे, और पाकिस्तान को नुकसान होता था। ये तो फिर आपने खुद सारी क्लैरिटी कर दी वर्ल्ड कप की स्क्वाड के लिए। अब आप इसमें से छानबीन करते जा रहे हैं कि कौन कौन बाहर हो रहे हैं, कौन कौन अंदर हो रहे हैं। जो 5वें पर, 6ठे पर, 7वें पर बॉलिंग करने आएंगे, मेरा ख्याल है कि उनकी अब जगह बनती नजर नहीं आ रही। जैसे अभी अपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि अगर मीर हमजा को इन करेंगे तो शाहीन का क्या करेंगे, नसीम का क्या करेंगे, हारिस का क्या करेंगे। मैं इनको बाहर बिठाएंगे और क्या करेंगे सर। ठीक हो गया सर, इनको बाहर बिठाएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, खवातीन हज़रात, और वापस आके बात करेंगे हसन अली और मोहम्मद नवाज के हवाले से, जिनके हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। हसन रजा साहब से पूछेंगे कि अगर हसन अली और मोहम्मद नवाज आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं करते तो इनका फ्यूचर पाकिस्तान टीम में क्या होगा, और PSL के अगले सीजन में क्या फ्यूचर होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैच समरी के ऊपर नज़र डालेंगे स्ट्रेट अवे, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैच समरी के बाद मैं प्रिसाइसली बात करना चाहूँगा हसन अली और मोहम्मद नवाज़ के हवाले से, जो कि किसी ज़माने में पाकिस्तान के भी सुपरस्टार हुआ करते थे। पाकिस्तान सुपर लीग में तमाम तर फ्रेंचाइज की आंखों की जो है ना वो क्या दिलों की धड़कन हुआ करते थे, और आंखों की ठंडक हुआ करते थे। लेकिन अब जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं उनमें अगर निखार ना आया तो क्या उनका फ्यूचर होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा मैच समरी देखते हैं आज के मैच की, क्या कुछ किया है तमाम तर प्लेयर्स ने। लाहौर कलंदर की बात की जाए तो लाहौर कलंदर पुट 175 for 6 in 20 overs. Farhan was top scorer with 72 in 45 deliveries. Lende put 26 in 13 deliveries. Vander Dusen 26 in 23 deliveries. And Hope 21 in 13 deliveries. When we talk about Karachi Kings, today Hassan Ali was very, very impressive. 2 for 29 in 4 overs. Hamza again impressive. 2 for 31 in 4 overs. And Shamsi 2 for 42 in 4 overs. He was a bit expensive. When we talk about Karachi Kings, Pollard put a brilliant show once again. 58 in 33 deliveries. Shoaib Malik 39 in 32 deliveries. Nawaz 15 in 10 deliveries. Niazi 12 in 10 deliveries. Ahsan Bhatti is top in the bowling lineup of Lahore Qalandars. 2 for 19 in 2 overs. Zaman 2 for 25 in 4 overs. Rauf
1 foot 22 and Shaheen Shah Afridi 1 foot 34. आसिफ भाई, आई वांट टू टॉक अबाउट हसन अली एंड नवाज़. नवाज़ कोयटा से कराची में आए और उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से कराची ने वेलकम भी किया. इसी तरह इस्लामाबाद से गए हैं हसन अली. लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि जितनी कंपेटिटिव लीग हो चुकी है PSL की, आपने देखा होगा किसी ज़माने में यहाँ पे समी भी खेला करते थे, मिसबा भी थे, अफरीदी भी थे, उमैद आसिफ भी हुआ करते थे, अरशद इकबाल भी हुआ करते थे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से लोग फिल्टर होते चले जा रहे हैं. इवन हैदर अली, जिनको प्लाटीनियम में पिक किया गया था, अब हैदर अली को सप्लीमेंट्री में पिक किया गया. इस तरह के बहुत सारे नाम ऐसे हैं. तो हसन अली और नवाज़, अगर इनकी तरफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज नहीं आती तो फिर पाकिस्तान टीम तो दूर की बात है, मुझे PSL में भी खतरात लग रहे हैं इनके लिए. बिल्कुल खतरात लग रहे हैं इनके, जिस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं और फिर डे बाय डे अपने आप को अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे आप, तो फिर इस फ्रेंचाइज से भी जाएंगे आप, फिर दुनिया की और लीग्स हैं वहाँ पर जाके खेलेंगे. मगर एक साल होता है आपके पास फ्रेंचाइज में यहाँ पर PSL में खेलने के लिए, उसके लिए आप डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं. और डिपेंड करता है फ्रेंचाइज पे कि फ्रेंचाइज जो है वो पूरे स्टैट्स निकालती हैं. ऑलमोस्ट 20-22 करोड़ की वहाँ में पाकिस्तान में जब जितने भी इमर्जिंग प्लेयर आप देखेंगे कि टीम में रखे हुए हैं, आपने 19 रिसेंटली गुजरा है, उसमें 2-2 3-3 लड़के जो हैं वो खेले भी हैं, जिशान फाजवर वो भी खेले हैं, और काफ़ी प्लेयर्स जो हैं उनको टीम के साथ डगआउट में रखा हुआ है. तो यही मकसद है कि आपका खेलने का मकसद क्या है. आप वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं, हसन अली कंसिस्टेंट आप एज ए ऑलराउंडर भी खेल रहे हैं. नवाज़ को अगर देखें तो आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर पूरे पाकिस्तान में, एक लेफ्ट 2 स्पिनर हैं 24 करोड़ की यहाँ में लेफ्ट आर्म स्पिनर. मुझे हैरत होती है पाकिस्तान में, हम कहते हैं इतना टैलेंट है. नुमान अली टेस्ट के हैं आपके, उसके बाद वनडे के T20 के नवाज़ हैं, इसके बाद कोई स्पिनर आपको नज़र नहीं आता. अभी उसामा मीर हैं, वो रिसेंटली खेल रहे हैं, उन्होंने भी क्या परफॉर्मेंस दी 50 ओवर्स में, देख लिया आपने सबने. तो फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जानता है और वही बनाता है. उसके बाद जब उसको भी पता लगता है कि अब प्लेयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो वहाँ से उसका जो एक डाउनफॉल है वो नज़र आ जाता है. तो मेरे ख्याल में इनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी. अगली दफ़ा शायद फ्रेंचाइज में और यंगस्टर प्लेयर आएंगे, उनको मौका मिल जाएगा. मेहरान मुमताज़ नो डाउट आउटस्टैंडिंग एक फॉर्मेट से खेलते हुए आए थ्रू अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 और फिर फर्स्ट क्लास खेलें. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पिनर ढूंढने पड़ेंगे और प्लेयर्स जब 2-3 साल खेले पाकिस्तान के लिए तो वो मैच्योर हो, रादर देन कि अपना टाइम पास ना करेगा. वो टाइम पास करेगा, नॉर्मली खेलता रहेगा, तो फिर यंगस्टर प्लेयर आते रहेंगे, उनको मौका मिलता रहेगा. ठीक हो गया. अब थोड़ा सा मैच, कल के 2 मैचेस हैं, उन पे बात करना बहुत लाजमी है. पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान इन मुल्तान, जो कि मुल्तान में आखिरी मैच होगा. और मुल्तान को आखिरी दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया था और मुल्तान सुल्तान मैच जो है वो अपने नाम नहीं कर सका, और पेशावर ज़ल्मी को बिला आखिर वो जीत मिली है, जिसको वो काफ़ी ज़्यादा उनको चाहिए भी थी, और बाबर आजम एंड कंपनी ने वो मैच जीता. दूसरा मैच भी है, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हेड टू हेड पे नज़र डाली जाए. कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के बाबेन कितने मैचेस अभी तक PSL में हुए हैं और कितने कुछ मैचेस उन्होंने जीते हैं. ज़रा 12 मैचेस हुए हैं और 12 में से 4 मैचेस सिर्फ जीत सकी है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम. 7 मैचेस जीती है मुल्तान सुल्तान की टीम. विन परसेंटेज है इनका 74.41 एंड 29.41 का विन परसेंटेज है कोयटा ग्लैडिएटर्स का. सो हेड टू हेड देख के डॉक्टर साहब मुझे तो यही लग रहा है कि जो कोयटा का पलड़ा है वो तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, लेकिन इस इवेंट की परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो कोयटा और मुल्तान सुल्तान दोनों ही बेस्ट टीम्स हैं, और क्या एक कड़ाकेदार आपको मुकाबला देखने को मिल सकता है. बिल्कुल. कोयटा सर इस दफा बिल्कुल एक नए तरीके से में थी. 2-3 साल से उन्होंने एक नया रूप इख्तियार किया है, और जो सबसे ज्यादा अच्छा काम उन्होंने ये किया है, आई एम नॉट अगेंस्ट, लेकिन जो सैफी भाई हैं वो रस्टी हो चुके थे, वो काफी ज्यादा अपने खोल में बंद हो गए थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करनी है प्लान्स की. तो उनको जब उन्होंने कैप्टनसी से हटाया तो यकदम एक टीम में एक नई रूह आ गई. खासतौर पर राइले रूसो जो मुल्तान से ही कोयटा में गए हैं, तो उनको शायद मुल्तान की खामियां काफी सारी पता होंगी. तो मुझे नहीं लगता कि इस दफा कोयटा उनको किसी तौर पर भी हावी होने देगी. बेशक जो आपने परसेंटेज बताई 25 और 74 बहुत बड़ा गैप है, लेकिन कोयटा का जो 2-3 सीजन पिछले रहे कमजोर रहे, उससे पहले सर वेवर रिचर्ड के साथ उनके सीजन बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ वो ऐसे कह लें कि कमजोरियों का शिकार हुए थे. लेकिन मेरा ख्याल है कि अब के उन्होंने अपनी टीम को बहुत बेहतर बनाया है, और मुल्तान नो डाउट वेरी गुड साइट है. अपनी लिमिटेशंस के साथ उन्होंने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है. जो मोहम्मद रिजवान है उनकी लिमिटेशंस अपनी है, कैप्टनसी में भी है, बैटिंग में भी है उनकी, नो डाउट उनकी शॉट से लेके हर चीज में. लेकिन उनको ये पता है कि मैंने इन्हीं के अंदर अंदर प्ले करना है. लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कोयटा की साइड सरफराज अहमद वर्सेस मोहम्मद रिजवान, कड़ाकेदार मुकाबला होगा. देखिए कंपेयर तो अभी ना करें, अभी तो रिजवान से सरफराज को कंपेयर ना करें, क्योंकि सरफराज नहीं सर, मैं राइली रूसो को तो जानता ही नहीं हूँ ना. हम तो सरफराज को जानते हैं. एक तरफ सरफराज होंगे,
दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान होंगे, एक तरफ मोहम्मद आमिर होंगे और दूसरी तरफ जो है वो मोहम्मद अली होंगे। बिल्कुल मोहम्मद अली होंगे टॉप बॉलिंग में, अटैक में अब तक बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जितनी भी अभी मैचेस हुए हैं। आमिर भी सर कम नहीं है। आमिर तो एक्सपीरियंस बॉलर है नो डाउट, मगर फिर भी जो मोहम्मद अली एक टेस्ट खेले हुए और वापस फ्रेंचाइज में है तो ये खुशाइन बात होती है कि प्लेयर यानी कि कहीं ना कहीं क्लब क्रिकेट खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, हार्ड वर्किंग कर रहा है, वो उनका नज़र आ गया PSL में। आपने बात की कोयटा की और मुल्तान की, ज़रा सरफराज जो हैं अभी वो टच में नज़र नहीं आ रहे हैं बैटिंग में, पिछले मैच में भी आउट हुए, लंबे रन नहीं उन्होंने नहीं किए हैं। रिजवान से अगर कंपेयर करें तो रिजवान आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, शफल करके आउटसाइड ऑफ स्टम्प क्लीन हिटिंग कर रहे हैं, तो उनको बड़ा एडवांटेज है इस चीज़ में। अगेन नो डाउट कोयटा जो है वर्ल्ड के इस दफ़ा जो टीम आई है आउटस्टैंडिंग आई है। रॉयली रसो, जेसन रॉय जो अटैक करते हैं शुरू में आके आउटस्टैंडिंग, नाफे एक एडिशन हो गए हैं बीच में। अगर वो सिलेक्टिव शॉट खेलें मजीद आगे की इनिंग्स में तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप का सोच के खेलें अपने प्लान में कि आगे उनके साथ वर्ल्ड कप जुड़ा हुआ है, उसमें अगर इनिंग्स तो ये आगे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ सकते हैं फ्यूचर के बैटर्स। ठीक हो गया जी। लेट्स हैव अ लुक एट द अनदर मैच जहां पर पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला है लाहौर कलंदर्स के साथ कल शाम को 7 बजे लाहौर में। और अब देखते हैं कि पेशावर ने मुल्तान को तो हरा दिया था, लेकिन क्या वो लाहौर कलंदर्स को हराने में कामयाब होगी या नहीं। और याद रहे कि कप्तान जो मौजूदा हैं, आज के कप्तान और साबिक कप्तान का मुकाबला है, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का मुकाबला। पर हेड टू हेड देखना पड़ेगा हमें कि क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के। 18 मैचेस खेले अभी तक पेशावर और लाहौर ने, 8 मैचेस जीते हैं लाहौर कलंदर्स ने, 10 मैचेस जीते हैं पेशावर ज़ल्मी ने। 50% एक का विन परसेंटेज निकल रहा है, 65% दूसरे का निकल रहा है। सो हसन भाई, बाबर आजम वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, दैट विल बी अ बिग कॉन्टेस्ट। बिल्कुल कॉन्टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा और बाबर आजम तो इनफॉर्म बैटर्स भी हैं। पहले पिछले मैच में कहा था कि अगर वो रन नहीं करते हैं तो टीम जो है वो उनकी जीत जाती है, मगर अभी इंपॉर्टेंट हो गया जिस तरह से फॉर्म में आए हुए टीम को लेके चल रहे हैं। डैन समी एक्साइटेड ने बहुत ज़्यादा टीम को लिए हुए, पिछला मैच जीते आउटस्टैंडिंग, पावल उनके साथ पार्टनरशिप में, सैम अयूब को ऊपर से खेलना पड़ेगा। कौन जीतेगा कल इन दोनों में से? पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। फिर साहब बताइएगा कि कौन जीतेगा इन दोनों टीमों में से, क्योंकि हमारे पास लास्ट मिनट चल रहा है। पेशावर ज़ल्मी, इसमें कोई शक नहीं है। वे साबिक कप्तान और मौजूदा कप्तान का जरूर मैच है, लेकिन साबिक कप्तान जीत जाएंगे, साबिक कप्तान जीत जाएंगे और मौजूदा कप्तान हार जाएंगे। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज साहब, ऑल द वे फ्रॉम कनाडा हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और ज़ात जो भी लोग हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।